हेलो, वेलकम टू टीईटी प्रिपरेशन। टेट प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम पुनः पीवाईक्यूज सेशन की सीरीज में सी टेट 2018 का पेपर 1 का भाषा पोर्शन, जिसमें हिंदी भाषा से रिलेटेड प्रश्न है। 91 प्रश्न से 120 प्रश्न तक हम करेंगे। तो इसमें पेडागोजी भी है और हिंदी भाषा की व्याकरण भी है, सभी हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। 91 से आएगा ये, तो 91 से 96 तक सही नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 91 से 96 के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, अब हमें कविता दी है, तो पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। कविता यहाँ से तो यहाँ तक है, ठीक। फिर 91 पे जाएंगे। कविता पढ़ लेते हैं पहले कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे, हे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे। हे अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। के राही चलने से पहले रास्ते की पहचान कर लो कि जिस रास्ते पर जा रहे हो उस पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे 91 नंबर का, आपको दिख रहा होगा। 91 नंबर का प्रश्न है, लिखा है कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। कि कौन सी विशेषता की ओर संकेत किया गया है कविता की पंक्तियों में। तो पहला है कठिनाइयों की ओर, दूसरा है सुखों की ओर, तीसरा है अनिश्चितता की ओर और चौथा है साहस की ओर। तो पंक्तियों की तरफ पुनः चलेंगे। लिखा है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे। तो अनिश्चितता है रास्ते में, तो अनिश्चितता की ओर संकेत किया गया है। ये पहला जवाब हमारा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर का सही हो जाएगा। अब 92 नंबर का देखेंगे। 92 नंबर का इधर आएगा, ये 92 नंबर का है, पढ़िए। लिखा है कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है। सुमन किसका पर्यायवाची है, आपको पता होना चाहिए। तो सुमन और कंटक से आशय किस भाव के प्रतीक है। ये यहाँ किस भाव के बारे में बताया गया है। फूल और कांटे के बारे में, फूल और कांटे आएंगे रास्ते में। कि बाग और वन के बारे में, कि बाग और वन आएगा रास्ते में। सुख और दुख के बारे में, सुख और दुख आएंगे। प्रिय और अप्रिय किसके बारे में बताया गया है। तो पुनः पंक्तियों की ओर चलेंगे। सुमन और कंटक हम ढूंढेंगे। इसमें ये लिखा है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे। और है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। निश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। ये कविता आपको जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। ये जीवन लीला के बारे में बता रही है कि आपका जीवन एक यात्रा के समान है और इस यात्रा में आपको सुख दुख पीड़ा कपट छल खुशी सब कुछ मिलेगा। पश्चाताप भी मिलेगा, सुख दुख भी मिलेगा, धोखे भी मिलेंगे। तो ये कविता उस बारे में बता रही है। तो अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, तो ये सुख और दुख के बारे में बता रही है। तो तीसरा नंबर का सही हो जाएगा। फूल और कांटे के बारे में नहीं, अधिकतर फूल और कांटे लगाएंगे, लेकिन कविता का भाव ये है कि सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है। तो लिखा है उसमें क्या है अनिश्चित
कब सुमन कब कंटक के शर मिलेंगे, ऐसा लिखा है कि हे अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। तो ये अनिश्चित है कि कब आपको सुख मिलेगा, कब आपको दुख मिलेगा। यात्रा खत्म नहीं होने वाली है, आपको चलते जाना है, तो सुख दुख से रिलेटेड है। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा कि सुख और दुख के बारे में बताया गया है। सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है, तो सुख और दुख के प्रतीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला आएगा 93 नंबर का। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। कविता की पंक्तियों में कवि जो है वो व्यक्तियों की किस बात की प्रेरणा दे रहा है। तो पहला है, हर स्थिति में साहस दिखाने की प्रेरणा दे रहा है, कि पर्वतों को देखकर न डरने की प्रेरणा दे रहा है, कि गहरी नदियों से न डरने की प्रेरणा दे रहा है, या हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो पुनः पंक्तियों की ओर हम चलेंगे कि किस बात की प्रेरणा दे रहा है। तो कौन सा था ये, 93 नंबर का है ना, 93 नंबर का है। देखेंगे, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, हे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे, हे अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, और किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, हे अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो क्या कह रहा है कि साहस छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, मतलब साहस से आगे बढ़ने के बारे में बता रहा है। तो साहस से आगे हर स्थिति में साहस दिखाने कह रहा है कि साहस से आगे बढ़ने कह रहा है। तो देखो, क्या आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, मतलब किसी भी परिस्थिति में आपको रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। अब ये सहसा छू जाएंगे मिलेंगे, सहसा 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 से आपको लगेगा साहस के बारे में बता रहा है, तो साहस के बारे में नहीं कह रहा है। उनका कवि का कहना यह है कि सहसा मतलब जो भी हो, जैसी भी स्थिति हो, आपको आगे बढ़ना है, हर स्थिति में आगे बढ़ने की बात कह रहा है। तो 93 नंबर का प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा इसका चौथा, कि हर स्थिति में आगे बढ़ने की कह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, तो कवि वर दे रहे हैं। 94 नंबर का प्रश्न है, देखिए, इस जीवन यात्रा में इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। पुनः पंक्तियों की ओर ले चलूं या ऐसे ही जवाब दे देंगे। देखो, इस वाले पैराग्राफ में हमें आंसर मिल जाएगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, हे अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे, हे अनिश्चित किस जगह पर बागवान सुंदर मिलेंगे। मतलब सब कुछ अनिश्चित है, कुछ नहीं कह सकते जीवन के बारे में कि आगे कुछ भी क्या कुछ हो जाए आपके साथ। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा कि कुछ भी निश्चित नहीं है, इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, यह कवि कह रहा है। ठीक, अगला 95 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया था कि 91 से 96, तो 95 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। ये रहा, नीचे दिए गए शब्दों में सरित सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है कौन सा नहीं है। सरित का समानार्थी का अर्थ है समानार्थी या पर्यायवाची भी कह सकते हैं, पर्यायवाची। तो सरित का है तटिनी या जयमाला या नद या प्रवाह। तो सरित का क्या हो जाएगा, 95 का नहीं है। कौन सा नहीं है, तो सरित का मतलब होता है नदी। अब नदी का पर्यायवाची तटिनी भी होता है और जयमाला भी होता है, नद भी होता है।
नद नदीनी आपने सुना होगा। तो ये भी होता है। कौन सा नहीं होता? प्रवाह नहीं होता। प्रवाह किसको कहते हैं? तो वेग को कहते हैं। किसको कहते हैं? वेग को। इन नदी की धारा जो बह रही है, उसके प्रवाह, उसके वेग, उसकी गति को प्रवाह कहते हैं। तो ये नहीं है। अब जो नहीं है वही सही है, जो नहीं है वही सही है। तो 4 नंबर का सही हो जाएगा। तो देखिए इससे हमें क्या सीखने को मिला इस वाले प्रश्न से। तो नदी के पर्यायवाची हमें मिले कि सरित, तटिनी, जयमाला, नद और सरिता आपने पढ़ा ही होगा। आगे 96 नंबर का प्रश्न। अनिश्चित शब्द में अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ रहा है? तो एक ट्रिक बता दूं मैं आपको। प्रत्यय की पूछ होती है, प्रत्यय की पूछ, उपसर्ग की मूछ। मूछ आगे होती है, पूछ कहाँ होती है? पीछे। मतलब प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो प्रत्यय के बारे में पूछा है, तो प्रत्यय के बारे में पूछा है कि प्रत्यय आ सकता है, मतलब पीछे क्या आ सकता है? उपसर्ग की मूछ, प्रत्यय की पूछ। तो 96 नंबर का प्रश्न है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो अनिश्चित में ते जोड़ेंगे तो अनिश्चित ते हो जाएगा। अनिश्चित में ती जोड़ेंगे, ये तो ते तो नहीं होगा। अनिश्चित में ती जोड़ेंगे तो अनिश्चित ती हो जाएगा। अनिश्चित में बड़ी, ये त में बड़ी की मात्रा ती, ये अनिश्चित हो जाएगा। फिर अनिश्चित में ता जोड़ेंगे तो अनिश्चितता हो जाएगा। अनिश्चित ता, तो ता प्रत्यय हो जाएगा। ता प्रत्यय सुनने में, बोलने में सही लग रहा है और ता ही एक प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय सही हो जाएगा। देखिए अब 96 से, तो 91 से तो 96 तक था ये कविता के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में। दिया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 97 से 105 के सही या सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। तो पहले हम ये जो है अनुच्छेद ये पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाएं, कविता सुनी और सुनाई जाए, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। मतलब राष्ट्रीय पर्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चे भाग ले, कविताएं सुनाए, सुनी सुनाई जाए, माता पिता, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है इस पे, तो कि हाँ बच्चों को भाग लेना चाहिए, सुनाना चाहिए, सब करना चाहिए। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाए और वो खुद उसका भरपूर आनंद ले और खुद से रचना करने लगे, तो ये माता पिता को मंजूर नहीं है। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वह राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पहुंचाना चाहते हैं। हर माता पिता के मन में बच्चों को लेकर अलग अलग भावनाएं होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, बड़ा होकर वो बनेगा। तो उस पर अंकुश लगाता है ये कि यदि वो गीत कविताएं करने लग जाएंगे तो आगे जाकर कवि बनेंगे। तो कवि बनेंगे तो माता पिता को लगता है कि ये सही पेशा नहीं होगा इनके लिए। तो जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं, उनकी शिक्षा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जो माता पिता चाहते हैं। अधिकतर ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जो है अपने मन की करना चाहते हैं और माता पिता ने उनके लिए कुछ और सोच रखा होता है।
माता पिता का भी कहना सही है और बच्चों का भी उनकी जगह सही है कि बच्चों को उनकी उड़ान उड़ने दिया जाए और माता पिता को भी चाहिए कि वो बच्चों को समझे, उनसे वार्तालाप करे और पता करे कि उनके मन में क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं। किसी पे दबाव, अनावश्यक दबाव न दे। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। स्कूल का भी यही हाल है। फिर गीत कविता स्कूल कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे, उसके बाद ये सब काम करें। फिर दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी, वे जगह लगातार सीमित हुई है। गीत गाने, सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाने, रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे। अब सुनेंगे ही नहीं तो रचना कैसे करेंगे, कुछ पता ही नहीं होगा उसके बारे में। उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। पहले के लोग कैसे गीत मुहावरों में बात करते थे। फिर बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेल कूदने के लिए समय और जगह थी। खेल कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों और तुकबंदियों, खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। देखते हैं और भी है क्या। अनुच्छेद 97 से, हाँ ठीक है, ये अनुच्छेद पूरा हो गया। कुल मिलाकर इसमें गीत कविताओं के बारे में बताया गया है और बच्चों पर अनावश्यक दबाव न दे माता पिता, इन दो चार चीजों के बारे में बात हुई है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे 97 नंबर का है। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे, पहला ऑप्शन, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, वह कारण हमें इसमें इस अनुच्छेद के अनुसार इन ऑप्शंस के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शंस दिए हैं। पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है, तो फिर ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं। माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, ये वाली बात आई थी, माता पिता के द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल वाला शब्द ऐसा कुछ था नहीं, केवल कविता में ही लिखते रहेंगे, ये भी नहीं था। ये वाला लगता है मुझे कि दूसरा वाला सही हो सकता है, एक बार कंफर्म करेंगे इसमें देख के। गीत कविता उनका भरपूर आनंद लेंगे और तुकबंदियों माता पिता को मंजूर नहीं। पिता को लगता है कि ऐसा करते भटक जाएंगे, जिस राह पर उन्हें चलाना चाहते हैं उन्हें सोची हुई मंजिल पर नहीं, उनकी इच्छा या नियत है कि बच्चे कुछ भी नहीं करे, तो उन्होंने मंजिल सोच रखी है। माता को लगता है कि ऐसा करते हुए राह पर भटक जाएंगे, जिस राह पर उन्हें चलाना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है उन्हें कि माता पिता को लगता है कि जिस राह पर चलाना चाह रहे, जो लक्ष्य उन्होंने सोच रखा है बच्चों के लिए, उससे वो भटक जाएंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो तय लक्ष्य किसके द्वारा लक्ष्य तय किया गया है, तो माता पिता के द्वारा। तो माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, तो यही ऑप्शन सही लग रहा है और यही सही भी है। ठीक है, अगला 98 नंबर का, 98 नंबर का प्रश्न है। 98 नंबर का प्रश्न है। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गीत कविता जो है वो स्कूलों को भी पसंद नहीं, जो अदर एक्टिविटी है
को करिकुलर एक्टिविटी है, जो अदर एक्टिविटी है, पढ़ाई से रिलेटेड, पाठ्य पुस्तक से इतर जो ज्ञान हमें रचनाओं के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को जो मिलता है, उनके बारे में बोला है कि गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि, क्या लगता है उन्हें, स्कूलों को क्यों पसंद नहीं है? इसका कारण इसमें इन ऑप्शंस में ढूंढेंगे अनुच्छेद के माध्यम से, जो अनुच्छेद में बात लिखी गई। हमें अनुच्छेद के हिसाब से चलना है। तो पहला, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। गीत कविता का स्कूली पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है, ऐसा स्कूलों को लगता है। तो ये ठीक लगता है, ये अनुच्छेद में ये बात थी शायद। फिर दूसरा वाला देखेंगे, इससे बच्चों को बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं था। यह सीखना बहुत ही कठिन काम है, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। बच्चों को बहुत समय नष्ट होता है, ये भी नहीं था। ये वाला था कि पाठ्य पुस्तक और सिलेबस की ओर ध्यान दे और परीक्षा परिणाम की ओर ध्यान दे, ऐसा कुछ था। तो वो वाला हम फिर से पढ़ेंगे कि कक्षाओं की रोजमर्रा गतिविधि घर से बन जाए, स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इसके लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे। क्या चाहते हो कि पहले परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे? तो क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई संबंधित नहीं है, बच्चों का समय नष्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, ऐसा भी नहीं लिखा। सीखना बहुत ही कठिन काम है, ये भी नहीं। क्या लगता है उनको कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, पहले पाठ्य पुस्तक सिलेबस कंप्लीट कराओ और इनको अधिक से अधिक नंबर लाने पे फोकस किया जाए। नंबर ड्रिवन हो गई है बहुत सारे स्कूलों की जो व्यवस्था है, वो नंबर ड्रिवन है कि कौन कितना परसेंट लाता है, कौन सा स्कूल कितने परसेंटेज पे बच्चों को, कितने परसेंट बच्चे ज्यादा पास होते हैं और कितना अच्छा अच्छा परसेंटेज बनाते हैं, इस पर बात फोकस किया जाता है, ना कि सर्वांगीण विकास पर। और सर्वांगीण विकास के लिए सरकारी स्कूलों में और सरकार द्वारा जो ड्रिवन स्कूल है, उनमें को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे समय समय पर निर्देश आते हैं। जैसे अभी प्राइमरी शिक्षा में एफएलएन के बारे में, फंडामेंटल लर्निंग एंड न्यूमरेसी, एफएलएन की बुक्स चलाई जाती है, उसमें प्रतिदिन की गतिविधि बच्चों की दी गई है। तो इस प्रकार के अन्य बहुत सारे प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जो सराहनीय है। 99 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, हमें वो चूज करना है। तो ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, बिल्कुल है। ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, बिल्कुल है। ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करता है, मतलब भाषा के सृजन में पोषित करता है, भाषा के सृजन में सहायक है, तो बिल्कुल सहायक है। नए नए शब्दों का सृजन होता है। समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। गीत कविता की समाज में व्यापक सहमति है, तभी तो हम गाने वाने गुनगुनाते हैं, तभी तो गीत गीत में बच्चों को सिखाया जाता है, तभी तो ये कविता प्रचलित है इतने समय से कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है, मरने दो भाई मरने दो, अपनी पढ़ाई चलने दो। ये सब कविताएं, गीत कविता से ही तो बच्चे सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ते हैं और सीखते भी हैं, और समाज में इनकी व्यापक सहमति है। तो चौथा वाला गलत है, और जो गलत है वही सही है, जो क्योंकि नहीं ऑप्शन में दिया है। फिर अगला प्रश्न 99 तक था क्या, ये देख लेते हैं। 97 से 105 तक। अगला प्रश्न है 100 नंबर का, 100 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस अनुच्छेद के अनुसार, ये दिया गया अनुच्छेद है ना, ये दिया गया अनुच्छेद है, इसके अनुसार शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। बाधक के रूप में देखती है कि बाधा है, गीत कविता जो है वो बाधक है बच्चे के विकास में, पढ़ाई में बाधक है, कि साधक के रूप में देखती, तो इसके अनुसार तो साधक के रूप में नहीं देख रही है, सहयोगी के रूप में नहीं देख रही, संपूरक के रूप में भी नहीं देख रही, बाधक के रूप में देख रही है। हमने देखा था कि लिखा था कि अधिकारी भी, इसमें लिखा था कहीं कि अधिकारी भी चाहते हैं, ये लिखा कि शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परिणाम बेहतर
लाने के लिए काम करें। तो शिक्षा व्यवस्था भी हमारी यही चाहती है कि बच्चे रिजल्ट ड्रिवन शिक्षा व्यवस्था हमारी हो चुकी है इस अनुच्छेद के अनुसार। तो 100 नंबर का प्रश्न है, आंसर हो जाएगा बाधक के रूप में देखती हूँ, पहला वाला सही हो जाएगा। अगला है 101 नंबर का, 101 नंबर का प्रश्न है, आइए पढ़ते हैं। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। हाँ, तो ये तो सही बात है कि समझ नहीं रहे हैं, पर हमें गलत वाला चूज करना है। इनसे बच्चे अपनी राह भटक जाएंगे। तो राह भटक जाएंगे ऐसा है क्या? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते, बिल्कुल देते हैं। बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते, बिल्कुल लेते हैं। तो नहीं है। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि नहीं दिया है ऑप्शन में गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बच्चे राह से भटक जाएंगे, ये गलत है। तो जो गलत है वही सही है। फिर अगला प्रश्न 101 के बाद 102 नंबर का दिया है, बच्चों के लिए लक्ष्य को निर्धारित करता है, स्वयं बच्चे निर्धारित करते हैं कि माता पिता निर्धारित करते? इस अनुच्छेद के अनुसार बात हो रही है, हमें नॉर्मली जनरली नहीं लेना है, अनुच्छेद के हिसाब से चलना है। तो अनुच्छेद में दिया है कि बच्चों के लिए लक्ष्य का निर्धारण कौन करते हैं? तो स्वयं बच्चे कर रहे थे क्या, कि माता पिता कर रहे हैं, कि स्कूल कर रहा है, कि शिक्षा अधिकारी कर रहा है? तो इस अनुच्छेद के अनुसार माता पिता बच्चों के लिए तय लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि बच्चे गीत कविता की उलझन में ना उलझे, और उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किए बच्चों के लिए उसी पर आगे बढ़े, ऐसा इस अनुच्छेद के अनुसार माता पिता चाह रहे हैं। 103 नंबर का प्रश्न है, कविताएं सुनी सुनाई जाएं। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, मतलब वर्ब है। वर्ब ढूंढना है हमें, कौन सी वर्ब है, वर्ब का कौन सा टाइप है? तो अकर्मक वर्ब है, सॉरी, सकर्मक वर्ब है, प्रेरणार्थक वर्ब है, क्रिया है, या द्विकर्मक वर्ब है, क्रिया है? तो प्रेरणार्थक जैसा कुछ नहीं होता, द्विकर्मक जैसा कुछ नहीं होता, अकर्मक और सकर्मक में बताइए। तो कविताएं सुनी सुनाई जाए, इसमें कोई कर्ता दिख रहा है तुमको? तो नहीं दिख रहा है। तो ये अपने आप में ड्रिवन होने वाली वर्ब है, तो ये सकर्मक वर्ब है। कौन सी वर्ब है? सकर्मक वर्ब है, जो अपने आप, इसमें कर्ता की आवश्यकता नहीं होती। इनके बारे में और कभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। अकर्मक में कर्ता की आवश्यकता होती है। फिर अगला प्रश्न 104 नंबर का, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। तो मैंने बताया था प्रत्यय की क्या होती है? पूंछ। प्रत्यय की क्या होती है? पूंछ। और उपसर्ग क्या होती है? मूंछ। तो पूंछ कहाँ होती है? पीछे। तो प्रत्यय कहाँ लगेगा? पीछे। तो इसको तोड़ के देखते हैं, सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक को तोड़ेंगे तो संस्कृति धन एक प्रत्यय होगा। संस्कृति धन एक प्रत्यय होगा। 104 नंबर का प्रश्न है। तो तिक प्रत्यय नहीं होता, तिक कोई प्रत्यय नहीं होता, कृतिक भी कोई प्रत्यय नहीं होता, क भी कोई प्रत्यय नहीं होता, एक प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? एक प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में भी हम कोई से वीडियो में चर्चा करेंगे, कोई सी क्लास हम ले लेंगे। तो इसमें कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय, संस्कृति धन एक सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा ये मिलके? सांस्कृतिक। फिर अगला प्रश्न है 105 नंबर का, मंजूर, मंजूर, ये जू नहीं है, ये ज के नीचे ऐसा लगा हो बिंदु, तो इसको ज पढ़ेंगे। तो ये मंजूर है। मंजूर का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो मंजूर मतलब पसंद है, कि मंजूर मतलब प्रस्ताव, या मंजूर है मतलब स्वीकार कर लिया है, या मंजूर है मतलब अच्छा कर लिया है? मंजूर है मतलब पसंद है, ऐसा तो नहीं है। प्रस्ताव मंजूरी, इसका भी मतलब नहीं है कि मंजूर मतलब प्रस्ताव होता है, कि हमने मंजूर कर लिया, रिश्ता मंजूर हो गया, रिश्ता स्वीकार हो गया। तो स्वीकार सही लग रहा है।
मंजूर यानी अच्छा, बिल्कुल अच्छा। अच्छा मंजूर का समानार्थी शब्द नहीं है कि रिश्ता मंजूर हो गया है, रिश्ता स्वीकार हो गया है, तो स्वीकार इसका सही आंसर होगा 3 नंबर का। फिर अगला प्रश्न है 106 नंबर का, इनमें पढ़ लेते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 106 से तो 120, हमने कौन सा 105 वाला किया था ना, हाँ अब 106 वाले आएंगे। 106 ये रहा। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 106 से 120 के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले को चुनना है हमें। 106 नंबर का है, चौथा दिख नहीं रहा है। आई होप दिख रहा होगा आपको, कक्षा में लिखित आकलन। चलिए पढ़ देता हूं मैं, बाकी आप देखना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, ये पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। क्या है? पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र। अब यहाँ से शिक्षा शास्त्र चालू होता है, हमें ध्यान पूर्वक इन प्रश्नों को करना है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, क्या सबसे अधिक जरूरी है प्राथमिक स्तर पर, मतलब पहली से 5वीं तक के लिए? 106 नंबर का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है इसका भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, मतलब भाषा शिक्षक को कितनी भाषा का ज्ञान है, कितना ज्ञान है, उस पर निर्भर करता है। कि कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, इन पर निर्भर करता है। कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, इस पर। कि कक्षा में लिखित आकलन। अब पहली से 5वीं तक की क्लास है, तो पहली का बच्चा है तो वो देख कर सीखता है, देख कर सीखता है, अनुभव लेकर सीखता है, देख कर सीखता है। तो कक्षा में जितना प्रिंट समृद्ध वातावरण होगा, आम का चित्र बना होगा उसका नीचे लिखा होगा मैंगो, एप्पल का चित्र बना होगा उसके नीचे लिखा होगा एप्पल, सेब का चित्र बना होगा, 1 2 3 लिखे होंगे पूरी कक्षा में, अनाराम लिखे होंगे, क ख ग लिखे होंगे, वर्णमाला लिखी होगी, एबीसीडी लिखी होगी, छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी, सब तरह के पट्टी पहाड़े एक साइड लिखे होंगे। तो ये सब देख देख के बच्चे सीख जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक क्या जरूरी है कि वर्णमाला लिखी रहे, वर्णमाला लिखी रहे, वो तो देख देख के सीख जाएगा। तो भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन सबसे अधिक जरूरी क्या है? तो प्रिंट समृद्ध वातावरण होना चाहिए। वातावरण से बच्चे सीखते हैं, किससे सीखते हैं? परिवेश से, वातावरण से बच्चे सीखते हैं। ठीक, 106 नंबर का हो गया। अब 107 नंबर पे आते हैं। 107 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, मैं बोलकर आपको बता देता हूं। प्रश्न है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बच्चे क्या करके आते हैं? बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बोलचाल की भाषा रहती है उनकी घर की, तो उसका अनुभव लेकर आते हैं। इसका निहितार्थ है कि, इसका क्या निहितार्थ है? तो पहला है बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। बोलचाल की भाषा सिखाई जानी चाहिए, तभी जाके बच्चे आगे मातृभाषा के बाद ही तो कोई सी भाषा सीखेंगे ना, तो सहायक होती है मातृभाषा। और प्राथमिक स्तर पर आप शिक्षक बनेंगे तो आपको बोला जाएगा कि बच्चों की मातृभाषा में ही उनसे उनसे बात करनी है, उनको पढ़ाना है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बिल्कुल नहीं। सुधारा क्यों जाए? उसका सुधारा नहीं जाना चाहिए, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। फिर बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल उचित प्रयोग किया जाना चाहिए बच्चों के भाषाई अनुभवों का, भाषाई प्रयोग का। कि ये पेन बताया जाए बच्चों को और बोला जाए कि बच्चों आपके इसमें, आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? तो बच्चे बोलेंगे हमारा में तो एक लीट बोले, तो लीट बोले। और हिंदी में इसको बोला जाता है, अच्छा आपके इसमें लीड बोला जाता है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पता है आपको?
तो कि नहीं मालूम, तो इसको लीड को हिंदी में बोलते हैं कलम। क्या बोलते हैं? कलम। तो बच्चे ऐसे सीख जाएंगे। ऐसे हमें उनके भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग करना है। फिर चौथा वाला, बच्चों के भाषाई अनुभव कक्षों के बाहर रखा जाए, बिल्कुल नहीं। तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 108 नंबर का। 108 नंबर का प्रश्न है कि कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो जो पेपर दे रहा है उससे पूछा जा रहा है कि भाषा सीखने सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं इन चार ऑप्शन में से? पहला है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री और चौथा है बाल साहित्य। आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो 108 नंबर का प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, ये भी ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री भी होनी चाहिए, बाल साहित्य भी होना चाहिए। लेकिन जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे, यहाँ अंतःक्रिया का मतलब है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब बातचीत नहीं करेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब बातचीत नहीं करेंगे दूसरों से, अपने समान बोलने वाली भाषा के लोगों से, तब तक आप भाषा बोल नहीं पाएंगे। आप भाषा अपनी माता की जो भाषा है, मातृभाषा है, वो कैसे सीख पाए? तो वो सामाजिक अंतःक्रिया से ही आपने सीखी। माता ने बोलते बोलते आपको सिखाया। आपको लिखना नहीं आता था, आप स्कूल गए, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो लिखना थोड़ी जानता है, बोलना जानता है। तो बोला कैसे? हो कैसे सीखा होगा? तो बोल बोल कर सीखा होगा, इंटरेक्शन करके सीखा होगा। माता ने बताया होगा कि इसको इसको कुर्सी कहते हैं, इसको गाय कहते हैं, इसको बैल कहते हैं, कुत्ता है, ये बिल्ली है, घर है, ये पापा है, मम्मी है। ये सब बोल बोल के सिखाया होगा। तो सामाजिक इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन जरूरी है, सामाजिक अंतःक्रिया जरूरी है, और सामाजिक अंतःक्रिया करके ही आप सीखेंगे। आप और हम बहुत सारे जानते हैं, हम छठी से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ रहे हैं। हम संस्कृत में और इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं, सहज नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण हमें ऐसा नहीं था कि इंग्लिश बोलने वाले मिले या संस्कृत बोलने वाले मिले। अगर हमें संस्कृत बोलने वाले बच्चे या इंग्लिश बोलने वाले वातावरण हमें मिलता, सामाजिक इंटरेक्शन मिलता, कोई से बातचीत करने का मौका मिलता, तो हम भी सीख जाते। आपने देखा होगा, विदेशों में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए और वहीं की भाषा बोलने लग जाते हैं। तो कैसे बोलने लग जाते हैं? इंटरेक्शन से, सामाजिक अंतःक्रिया से। तो सामाजिक अंतःक्रिया सीखने के लिए, भाषा सीखने सिखाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 109 नंबर का प्रश्न हम करेंगे अगला। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। देखिए 109 नंबर का प्रश्न आपको दिख रहा होगा। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे क्या प्रयास होना चाहिए हिंदी भाषा शिक्षक का? हिंदी भाषा शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए? तो पहला है, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। ये प्रयास होना चाहिए हिंदी भाषा के शिक्षक का। फिर बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। तो मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही, मातृभाषा छोड़ दो, केवल हिंदी भाषा पर ध्यान दे, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। तो फिर बच्चे सीखेंगे कैसे? मातृभाषा तो जरूरी है, मातृभाषा की सहायता लेकर ही तो सीखेंगे। फिर बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। बिल्कुल अवसर देना चाहिए। अवसर हमें देना है। तो इन दोनों में से सही कौन सा हो जाएगा? बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर देना चाहिए कि बच्चे स्वयं से कुछ सीख रहे, वो अच्छा, कि बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देना चाहिए। तो पढ़ा तो हमने भी, इंग्लिश की ग्रामर खूब पढ़ी है, लेकिन हम बोल पाते हैं? तो बिल्कुल नहीं बोल पाते। तो जरूरी क्या है कि बच्चे स्वयं से रचना
करे, स्वयं से वाक्यों का निर्माण करे, स्वयं से रचना शक्ति उनकी प्रबल हो, ऐसे हमें अवसर प्रदान करने चाहिए। तो पहला वाला सही हो जाएगा। फिर अगला 110 नंबर का, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? कि भाषा का आकलन करना है कक्षा 5 के बच्चों का, भाषा का आकलन, इसके संदर्भ में सवाल पूछे जाएंगे बच्चों से, तो आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानेंगे? तो पहला वाला है, कौन सा वाला है, 110 वाला। पहला वाला है, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। ये केशव के बारे में पूछ रहे हैं कि केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। ठीक है, भाषा आकलन कक्षा 5 के बालक बच्चों की बात हो रही है। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? ये किसी पाठ से रिलेटेड प्रश्न है कक्षा 5 के, और डायरेक्ट इसका आंसर मतलब निश्चित उत्तर है इसका। फिर अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो बच्चों, इसमें भाषा का आकलन कैसे होगा, वो तो पूछ पूछ के लिख देंगे। फिर ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? तो इसका भी निश्चित उत्तर है, क्या है इसका, है निश्चित उत्तर। तो हमें निश्चित उत्तर सबसे कमजोर कौन सा होता है, जिसमें बच्चे को पाठ पढ़ के उसको निश्चित उत्तर पता हो। ऐसा प्रश्न हो कि जिसमें बच्चे को सोचना पड़े। तो देखो पहले वाला, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करो, कल्पना करेगा बच्चा कि केशव ने क्या क्या कहा होगा, सबसे क्या कहता होगा। इला तुम्हारे स्कूल में आएगी, इला किसी पाठ का कोई कैरेक्टर है, तो इला को किसी स्कूल में गई होगी उस पाठ के अनुसार, तो उसको क्या क्या समस्या हुई, तो वो तुम्हारे स्कूल में आएगी तो क्या समस्या होगी। तो इसमें भी बच्चे को किन किन कामों में परेशानी होगी, तो इसमें बच्चे को कल्पना करनी पड़ेगी। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, और बच्चे फिर अपने अनुसार लिखेंगे कि मेरा दोस्त रवि है, उसको अंधेरे से डर लगता है, राज है, उसको ऊंचाई से डर लगता है, इत्यादि इत्यादि बारे में सब लिखेगा। और ईदगाह कहानी तो उसने पढ़ी है, और पाठ में उत्तर है कि हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो चिमटा खरीदा, पता है उसको। तो ये तो बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा, और सबसे कमजोर प्रश्न हो जाएगा ये कक्षा 5 के बच्चे के लिए, भाषा आकलन के लिए। तो ऐसा प्रश्न हो जिसमें कल्पना शक्ति का विकास हो, बच्चे की कल्पना करने का मौका मिले बच्चे को, और कल्पना करके वो आंसर दे, सोचने का मौका मिले, तभी ये सही माना जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि रिक्त स्थान भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य क्या है? सुनना, कि अक्षर ज्ञान, कि संप्रेषण, कि लेखन, क्या है? क्या है? संप्रेषण मतलब आपस में बातचीत करना, सुनना मतलब केवल सुनना, अक्षर ज्ञान मतलब अनार का, आम का, इमली का, एक का, लेखन मतलब केवल लिखना। तो भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संप्रेषण होता है, संवाद होता है, आपस में बातचीत होती है। तो ये वाला सही हो जाएगा, तीसरा नंबर का। फिर अगला 112 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 112 नंबर का प्रश्न है, मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने की सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चा सुनकर और कितना सुना है, कैसा सुन रहा है, कितना सुन रहा है, कैसा सुन रहा है, और क्या सुनकर, क्या समझकर, क्या लिख रहा है, कि कुशलता, कि कितना कुशल हो गया है बच्चा, उसका आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? 112 नंबर का प्रश्न है। पहला है कविता सुनना और शब्दशः लिखना। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका ये है क्या? कविता सुनना और ऐसा का ऐसा लिख देना। तो ये रट्टू तोता वाली बात हो गई। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ठीक है। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, जहां अपने शब्दों में लिखना आ जाए, कल्पना करनी आ जाए, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनी गई कविता को शब्दशः लिखना, शब्दशः लिखने से
बुरा कोई काम नहीं है, ये तो रटने वाली बात हो गई। तो सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, यही सही उत्तर होगा 112 नंबर का, क्योंकि बच्चा इसमें दिमाग लगाएगा ना। फिर 113 नंबर का प्रश्न है, देखिए आपको दिख रहा होगा, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। सार्थक जो है वो पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। पढ़ते पढ़ते कोई भी शब्द वो दो दो बार, तीन तीन बार पढ़ लेता है। तो यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, कि वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, कि वो एक शब्द को 2-3 बार पढ़ता है तो उसको समझ में आता होगा, उसके बाद आगे बढ़ता होगा बच्चा। तो ये वाला सही लग रहा है। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती, तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। लिखा है सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, पूरे वाक्य की पुनरावृत्ति करता है वो। कि गांधी जी ने नमक आंदोलन किया, गांधी जी ने नमक आंदोलन किया। तो नमक आंदोलन किया तो वो नमक आंदोलन समझ रहा होगा कि नमक के लिए आंदोलन किया क्या। तो वो ऐसे 2-4 बार पढ़ रहा है, पढ़ पढ़ के समझ रहा है, तो समझ के साथ पढ़ रहा है बच्चा। तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 114 वाला प्रश्न है, लिखा है हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा का आकलन हम करते हैं, शिक्षक करेगा, तो उसका उद्देश्य क्या नहीं होता है। तो नहीं वाला ढूंढना है, मतलब जो गलत है वही सही है इस वाले प्रश्न में। तो 114 नंबर का प्रश्न है, पढ़ेंगे बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ये तो ठीक बात है कि अभिभावक को पता चले, शिक्षकों को भी पता चले कि बच्चा इतना इम्प्रूव कर चुका है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, कि हाँ इस बच्चे को यहाँ दिक्कत है, इसको डिसलेक्सिया, इसको डिसग्राफिया है, इत्यादि इत्यादि, ये सब भी आकलन से हमें पता चल जाता है। तो ये भी अच्छी बात है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी आकलन का उद्देश्य होता है, कि बच्चे नई नई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं, और कई बार शिक्षकों को भी पता नहीं होता है कि इस तरह की समस्या भी बच्चे के साथ हो सकती है पढ़ने लिखने में। तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाया जा सकता है इससे, कि ये प्रॉब्लम थी तो इसका ये सॉल्यूशन निकलेगा। फिर चौथा है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। खाली त्रुटि की पहचान करेंगे कि उसको क्या समस्या है, ये बच्चा किस बात में अच्छा है, उसके बारे में भी पहचान करेंगे, तो कौन सा उद्देश्य नहीं होता। केवल त्रुटि, केवल गलती पकड़ना ये उद्देश्य नहीं है। गलतियों में सुधार करना, बच्चे में क्या अच्छा है, बच्चों की प्रतिभाओं को भी हमें तवज्जो देना है। तो 114 का जो सही नहीं है वही सही है, तो जो गलत उत्तर है वही सही है, तो चौथा वाला गलत उत्तर है, वही सही है। 115 नंबर का प्रश्न देखेंगे, लिखा है आपके विचार से 115 आएगा, हाँ 115 आएगा। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। आपके विचार से जो प्राथमिक स्तर है 1 से 5वीं पर उत्कृष्ट लेखन, अच्छा लेखन कार्य का उदाहरण कौन सा है। तो छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये है क्या। कि दूसरा वाला, कि मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखने को कहना, ये कि पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन करना, कि बच्चे सुनकर लिखें, ये कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अब बच्चों अनुभव जहां इन्वॉल्व हो गया, बच्चों की कल्पना शक्ति जहां इन्वॉल्व हो गई, वो ऑप्शन हमारे लिए सबसे सही है, सबसे अच्छा है, सबसे उचित है। तो सबसे उचित आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि उत्कृष्ट लेखन बच्चों का क्या क्या। आप मेले में गए थे, तो क्या आपने क्या क्या मेले में देखा और क्या क्या किया, मेले में कौन कौन सी वस्तुएं थी, किन किन वस्तुओं का आदान प्रदान क्रय विक्रय हो रहा था, इनके बारे में लिखिए। तो बच्चे बिल्कुल लिखेंगे कि हम झूले में गए थे, 15 रुपए दिए, दीदी के साथ गए थे, मम्मी के साथ गए थे, हमने जलेबी खाई, पराठे खाए, जो भी वो उसके शब्दों में लिखा जाए। आप 1 से 5वीं तक के बच्चे से आप और ज्यादा उम्मीदें ना करें तो अच्छा है। बच्चों की कल्पना शक्ति बड़ी अच्छी होती है 1 से 5वीं तक के बच्चों की, क्योंकि वो सृजन कर रहे होते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही वाला हमें
चूज करना है। 116 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। किसी मनोवैज्ञानिक ने ये बात कही थी और उस संदर्भ में सही भी है कि अर्जित कर भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है बच्चों में। अपने आप बच्चा भाषा सीख जाते हैं, परिवेश से सीख जाते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है तो बिल्कुल नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, तो घर पे अनपढ़ लोग भी तो बोलते होंगे, या बच्चे भी तो बोलते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। 3 साल तक के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते वो भी तो बात कर लेते हैं। फिर बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते, बिल्कुल नहीं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे कि ये जो कथन है ये किस मनोवैज्ञानिक का है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। ये होमवर्क है आपका। फिर अगला 117 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। देखिए आ गया डिस्ग्राफिया। चलिए देखिए, डिस्ग्राफिया, ग्राफ के बारे में बात हो रही है। देखो ग्राफ क्या होता है, ऐसा ऐसा बना होता है ग्राफ, उसमें हम ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से रिक्त स्थान में कठिनाई होती, काय में कठिनाई होती है। 117 नंबर का प्रश्न है, सुनने में कठिनाई होती है, बोलने में, कि पढ़ने में, कि लिखने में। तो देखो ग्राफ है, ग्राफ से याद रखना आप, ग्राफ से। ग्राफ क्या करना पड़ता है, हमको बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है मतलब काहे से बनाएंगे, हाथ से लिख के बनाएंगे, ऐसा करेंगे, लिख के बनाएंगे ना ग्राफ। यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से यूं जोड़ा, यूं, फिर यूं यूं, ये हाथ से लिख के बताएंगे। तो ग्राफ की जहां बात आ जाए वहां लिखने में समस्या होती है। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में समस्या बच्चे। फिर 118 नंबर का प्रश्न देखेंगे, ये रहा, दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़कर सुना देता हूँ। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते? प्राथमिक स्तर की 1 से 5वीं तक की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? 118 नंबर का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं होनी चाहिए उसमें, 1 से 5वीं तक जो बच्चा भाषा सीख ही रहा है उसके लिए। फिर नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं होनी चाहिए। कि तीसरा है बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य होने चाहिए, कि बहुत सारे अभ्यास कार्य होने चाहिए। कि हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं होनी चाहिए। 118 नंबर का प्रश्न है क्या होना चाहिए? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं तो वो तो जटिल भाषा में होगी। नैतिक मूल्य वाली कहानी भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बहुतायत में ज्यादा अभ्यास कार्य, बच्चों को होमवर्क ज्यादा। पहली कक्षा के बच्चे से या दूसरी कक्षा के बच्चे से आप क्या उम्मीद करेंगे? वो बच्चे स्कूल में कर ले, स्कूल में लेखन कार्य कर ले, स्कूल में पढ़ाई कर ले, वही बहुत अच्छा है। और ज्यादा होमवर्क की इनको जरूरत नहीं, खेल कूद में इनकी शिक्षा होनी चाहिए। फिर हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं होनी चाहिए, छोटी छोटी रचनाएं होनी चाहिए, अलग अलग तरह की रचनाएं होनी चाहिए, छोटी बड़ी, जैसे मछली जल की रानी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये इंग्लिश वाली हो गई जैसे। फिर अन्य नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गए, ऐसी छोटी छोटी रचनाएं होनी चाहिए। तो बच्चों के लिए विविध प्रकार की रचनाएं, विविध रूप देने वाली रचनाएं होनी चाहिए। और पहेलियां होनी चाहिए। 3 पंख की तितली नहा धो के निकली, तो बच्चे बता देंगे समोसा। तो इस प्रकार की रचनाएं होनी चाहिए। तो ये विविध रूप वाली रचनाएं हैं, विविध रूप देने वाली रचनाएं होनी चाहिए। तो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 119 नंबर का। लिखा है आपको दिख रहा होगा, और बाकी मैं पढ़ के बता देता हूँ। बहुभाषिक कक्षा में एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे हों, जिसमें बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, ऑप्शन 1 है, 119 नंबर का प्रश्न है, संसाधन के रूप में कार्य करती है क्या? कि एक बच्चा कोई और भाषा बोल रहा है, दूसरा कोई और भाषा बोल रहा है, तो संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे आप इसका। कि एक बच्चा तमिल बोल रहा है, दूसरा इंग्लिश बोल रहा है, तीसरा हिंदी बोल रहा है। आपने बोला बच्चों, राज आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? तो बच्चे ने बोला कलम बोलते हैं। फिर इंग्लिश वाला बोला बच्चा कि पेन बोलते हैं, और तेलुगु वाला कुछ और बोला। तो इस प्रकार आप
सभी बच्चों को अलग अलग भाषाएं सिखा पाएंगे, संसाधन के रूप में कार्य किया जा सकता है। दूसरा है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, तो बिल्कुल जटिल चुनौती नहीं है। शिक्षकों की स्पेशल ट्रेनिंग होती है, डीएलएड होती है, बीएड होती है, उसमें यही सिखाया जाता है, शिक्षा शास्त्र ही सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो यदि आपने डीएलएड बीएड किया है तो वहां अच्छे से क्लासेस ली है, डेली गए हैं, तो आपको पता होगा। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, तो बिल्कुल बाधित नहीं करती। भैया अंग्रेजी भी सिखाते हैं हम स्वयं बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं, संस्कृत भी सिखाते हैं 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को, 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को, और हिंदी भी सिखाते हैं। उनकी मातृभाषा भी वो सीख के आते हैं, तो वो एक से अधिक भाषाएं सीखने के लिए ट्रेंड है, बच्चे सीख जाते हैं। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, कोई भी प्रक्रिया बाधित नहीं करती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं हैं वो संसाधन के रूप में कार्य करती है। पहला वाला सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है 120 नंबर का, देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में, भाषा सीखने मतलब लैंग्वेज लर्निंग और भाषा अर्जित करने में लैंग्वेज एक्विजिशन में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा सीखने मतलब भाषा लर्निंग करने में, और भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक के मुख्य आधार है, कि भाषा का लिखित आकलन मुख्य आधार है, कि भाषा का उपलब्ध परिवेश मुख्य आधार है, कि भाषा की जटिल संरचनाएं मुख्य आधार है। तो सबसे मुख्य आधार क्या होता है कि देखिए, आप अभी तक इंग्लिश या संस्कृत क्यों नहीं सीख पाए? तो इसका मुख्य कारण है कि आपको अच्छा परिवेश, समृद्ध परिवेश नहीं मिला। यदि आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति संस्कृत या इंग्लिश बोलते तो संभवतः आप भी संस्कृत और हिंदी बोलने लग जाते। तो किसकी कमी है? अंतर का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? लैंग्वेज सीखने में और लैंग्वेज एक्विजिशन में, एक्वायर करने में, अर्जन करने में और लैंग्वेज सीखने में मुख्य अंतर यह हो जाएगा कि उपलब्ध परिवेश नहीं है। तो उपलब्ध परिवेश हो तो हम सीख भी सकते हैं और भाषा का अर्जन भी कर सकते हैं। भाषा का अर्जन सबसे जल्दी कहाँ होता है? तो घर में होता है, घर परिवार में होता है। क्यों? क्योंकि वहां सभी एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, उपलब्ध वातावरण आपको मिल जाता है, उपलब्ध परिवेश मिल जाता है, समृद्ध वातावरण मिल जाता है। तो भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा सीखने मतलब लैंग्वेज लर्निंग, और भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन में अंतर का मुख्य आधार भाषा का उपलब्ध परिवेश ही है। यही आंसर सही होगा। 120 प्रश्न हमने 91 से 120 यानी कि 30 प्रश्न हिंदी भाषा के कर लिए हैं। अगली कक्षा में हम संभवतः पर्यावरण या अंग्रेजी या संस्कृत, तीनों में से कोई सा भी हम पोर्शन लाने का प्रयास करेंगे। आगे आने वाले वीडियो के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं। धन्यवाद।